हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ललित द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका एग्जा स्टडी 92 पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, आप लोग की परीक्षाएं तो पता ही कौन-कौन सी हैं। तो परीक्षाएं कौन-कौन सी हैं? आप लोग की यूपी पीसीएस की परीक्षा है, ठीक है? यूपी पीसीएस की परीक्षा है और साथ में आरओ की आएगी 1 महीने बाद डेट आएगी, लेकिन उसका एग्ज़ाम तो होना ही होना है। वो भी एग्ज़ाम आप लोगों का लगा हुआ है। बीपीएससी आप लोग का बीपीएससी पीसीएस का लगा हुआ है आप लोग का एग्ज़ाम। तो यह सब एग्ज़ाम ध्यान में रखते हुए और हाई कोर्ट का ग्रुप सी और डी और स्टेनो का लगा हुआ है एग्ज़ाम। तो ये सब एग्ज़ाम ध्यान में रखते हुए आप लोग के लिए घटनासार करंट अफेयर्स की जो मार्केट में बुक आई है अभी नई, ये क्योंकि ये हर एग्ज़ाम के 1 दिन पहले लॉन्च, ये सॉरी 1 महीने पहले लॉन्च करते हैं। तो वह बुक कंप्लीट करवाई जाएगी। दोस्तों, बुक पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। आप लोग 2 मिनट हमको देना, आप लोग को थोड़ा डिस्कशन करना है। बुक पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। पहला एक तरीका 2 तरीके कौन-कौन से होते हैं? पहला तरीका होता है कि पेज टू पेज पढ़ें आप, ठीक? पेज टू पेज पढ़ें, उसके साथ में 207 पेज तक लास्ट तक आप जाएँ। 1 से स्टार्ट करें 7 पेज, 207 पेज पूरे कंप्लीट करें क्योंकि 207 इसमें पेज हैं, ठीक? दूसरा तरीका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि एक टॉपिक पढ़ें, साथ में दूसरा कोई टॉपिक लगा लें, ठीक है? या पॉसिबल हो तो 3 टॉपिक पढ़ें। अगर 2-2 3-3 पेज हर टॉपिक पे पढ़ते हैं तब भी 7 से 8 पेज आप लोग के कंप्लीट होते रहेंगे रोज़। तो 10-11 दिन में आप लोग की कंप्लीट हो जाएगी बुक। तो दोस्तों, ऐसे ही इस चैनल पर आप लोग को बुक की डिस्कशन होगा और यह बुक धीरे-धीरे आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, आप लोग की कंप्लीट होती जाएगी। तो अगर रोज़ क्लासेस ही लेते हैं और आप साथ में अगर पीडीएफ भी चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो जो क्लास होगी उसकी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी। तो क्या होगा, रिवीजन भी करने में आप लोग को आसानी होगी। तो जो नई मार्केट में बुक आई है वही डिस्कशन करनी है और आप लोग को टॉपिक वाइज़ डिस्कशन होगा, 1 से 2 टॉपिक लगा दिए जाएँगे और मैं कैसे डिस्कशन करूँगा ये भी बता देता हूँ। पहले आप लोग का अद्यतन सार साथ में चलता रहेगा, यह आप लोग का 26 पेज है। तो ये इसमें 2 से 3 पॉसिबल होगा 3 नहीं तो 2 पेज पर डे डिस्कशन होंगे। साथ में आप लोग का कोई टॉपिक उठा लेंगे। पहला टॉपिक हमने उठाया उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के भी 2 से 3 चलेंगे। इसके पेज कितने हैं? इसके पेज 10 हैं। तो आप लोग के 5 दिन में यह कंप्लीट हो जाएगी अगर 2 भी पेज लेंगे। तो इसके बाद में आप लोग का बिहार स्पेशल ले लेंगे क्योंकि वह टीआरई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं बिहार के, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर वह संभव होगा तो ले लेंगे, नहीं तो उसके एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ही यह टॉपिक कंप्लीट करा देंगे बिहार स्पेशल का, क्योंकि उसमें 5-6 पेज हैं। अब नहीं तो आप लोग का ले लेंगे विविध, जैसे वो आप लोग का विविध के दिखा देते हैं अभी आप लोग का कैसे डिस्कशन करना। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्लास की तरफ और धीरे-धीरे आप लोग को बताते रहेंगे। आप लोग थंबनेल देख ही चुके हैं, थंबनेल आपका बहुत प्यारा बनाए हुए हैं। इसमें बनाने में आप लोग मुझे कम से कम 2 घंटे लग गए थे। तो आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताना है थंबनेल कैसा बना है, ठीक है? चलिए, आप लोग का यूपी पीसीएस आरओ का एग्ज़ाम होगा, बीपीएससी इसमें लिखना भूल गए हैं तो बीपीएससी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। ये आप लोग की बुक आ गई मार्केट में और जाके ले आइए जाके, क्योंकि बुक की जो कंटेंट बनाता है उसकी मेहनत बहुत ज़रूरी होती है कि उसका पैसा उसको मिले, ठीक है? मैं तो डिस्कशन कर रहा हूँ, डिस्कशन करूँगा, साथ में आप लोग को पीडीएफ भी टेलीग्राम पे दे दूँगा, जो जितना डिस्कशन करूँगा। लेकिन बुक ज़रूरी लाना है और आप लोग जाके मार्केट में बुक ज़रूर ले आइए जाके, ना आ गई है मार्केट में। अद्यतन सार आप लोग का कंप्लीट करवाया जाएगा। जैसे 26 पेज आप लोग देख सकते हैं, 2 से 25 है लेकिन इसमें 26 पेज टोटल है, ठीक? तो आप लोग का कंप्लीट करवा दिया जाएगा। 10 से 11 दिन में ये भी साथ में चलता रहेगा, 2-2 से 3-3 पेज होंगे तब भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ में इसके ऐसे टॉपिक ये हैं, ये उत्तर प्रदेश विशेष आज से कंप्लीट इसके साथ में चालू होगा और साथ में इसके इम्पोर्टेंट डेज़ जो आते हैं, इम्पोर्टेंट डेज़ और थीम, वो भी साथ में चलते रहेंगे। दोस्तों 2 मिनट माँगे, 2 मिनट ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि जैसे आज डिस्कशन करना है, हो सकता है दोबारा ना डिस्कशन करें, क्योंकि 1 सेकंड 2 सेकंड आप लोग को थंबनेल डिस्कशन करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। फिर आप लोग का क्या हो जाता है, यूपी स्पेशल खत्म होगा, फिर धीरे-धीरे आप लोग के जैसे ये समसामयिकी वार्षिकी के विविध टॉपिक हैं, चर्चित स्थल हो गए, ठीक है? निधन हो गए, ऑपरेशन हो गए, अभियान हो गए, नियुक्तियाँ हो गए, सम्मेलन हो गए, मेला, महोत्सव, बैठकें, नियमित समितियाँ और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक आप लोग का होगा। ये सब क्या चलेगा, ये एक टॉपिक ही है पूरा मान लीजिए, तो इसका आप लोग का एक-एक टॉपिक ऐड होता रहेगा। तो ऊपर के टॉपिक साथ में 3 टॉपिक चलेंगे आप लोग के, ठीक है? 2-2 3-3 पेज करके चलाएँगे, तो आप लोग का इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आप लोग को पता भी चलता रहेगा कि मेरे सारे टॉपिक धीरे-धीरे कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन हाँ, 20 क्लासेस में आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। बिहार पीसीएस आते-आते आप लोग का संपूर्ण घटनासार कंप्लीट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और साथ में आप लोग को 5 से 600 एमसीक्यूज़ 2-3 क्लासेस में दे देंगे, आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर्स। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, देर ना करते हैं और आज से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। श्री गणेश करते हैं और भगवान का नाम लेते हुए आज से स्टार्ट करते हैं। चलिए आ गए आप लोग का अद्यतन सार
पहले वन लाइनर है, वन लाइनर पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि इसका अधिक डिस्कशन होगा जब आएगा ये तथ्य सार का अद्यतन सार खत्म होगा, उसके बाद में ब्रीफ डिस्कशन अच्छे से होगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। पहला टॉप पॉइंट आप लोग का राष्ट्रीय घटनाक्रम से है, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम एक टॉपिक भी आएगा, वो एक अलग से टॉपिक आएगा, तो उसमें एक एक करके विविध रूप से विशेष रूप से उसको डिस्कशन किया गया, तो उस हिसाब से डिस्कशन किया जाएगा। पहले तो टॉपिक पॉइंट वाइज देख लीजिए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पॉइंट वाइज आप लोगों का करंट अफेयर्स। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हैं। आप लोगों ने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आप लोग का 5 मिनट ले लिया मैंने, और आज से इससे ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम आप लोग का हो गया। पहला आप लोग का हो गया, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 6 नवंबर 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का सस्ता ऋण देने वाली किस योजना को मंजूरी मिली है? यह मिली है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए आप लोग को, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। अब पीएम विद्या लक्ष्मी योजना है, जब राष्ट्रीय आप लोग का घटनाक्रम स्टार्ट करेंगे तो पूरा इसका डिटेल करेंगे, क्योंकि अभी डिटेल करेंगे तो एक पॉइंट आप लोग का कम से कम 5 मिनट ले लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोग का है, दूसरा आप लोग का क्वेश्चन पॉइंट है, पॉइंट का वन लाइनर प्रश्न ही है। भवा भारतीय छात्र जिसकी लघु फिल्म, कौन सा वह भारतीय छात्र है यह पूछ रहा है कि जिसकी लघु फिल्म सनफ्लावर्स, एक सेकंड इसको हटा देते हैं, सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। किसने? तो FTII छात्र हैं एक, चिंदानंद एस नाइक, उनकी एक फिल्म है। ठीक है, कौन सी है? सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो। यह इसने जो है किसने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में कैटेगरी में ऑस्कर में क्वालिफाई किया। दूसरा आप लोग का पॉइंट कंप्लीट होगा। तीसरा दोस्तों चलते हैं, तीसरे पॉइंट पे आ जाइए आप लोग। आज धीरे धीरे चलेगा, लेकिन ये मान लीजिए आप लोग का स्पीड पकड़ेगा दूसरी क्लास से। आज आप लोग का पहली क्लास से थोड़ा डिस्कशन कर दिया ज़्यादा, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, आप लोग का समय ले लिया। ये आप लोग का दूसरा पॉइंट है कि अक्टूबर 2024 में किस रोग, इसमें रोग पूछ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा जूम कर लेते हैं, एक सेकेंड थोड़ा जूम कर लेते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, ये अक्टूबर 2024 में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट, अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया गया। अब रोग पूछ रहा है, रोग की जागरूकता फैलाने के लिए लाल रंग से रोशन किया गया। किसे? डिसलेक्सिया रोग का होता है, मानसिक बीमारी होती है, इस बीमारी की जागरूकता फैलाने के लिए, तो याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने, दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी आप लोग का पॉइंट छूटेगा नहीं, और इसी पॉइंट से 26 पेज है, 26 पेज से ही करंट अफेयर आप लोग का बन जाएगा। आगे डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूरी बुक आप लोग की 207 पेज पढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भुज नलिया रेलवे लाइन गेज रूपांतरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया? यह गुजरात की, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो यह पूरे राष्ट्र के प्रश्नों में आ सकता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अगला पॉइंट आप लोग का है, नवंबर 2024 में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया? तो लेह लद्दाख में लॉन्च किया। कहाँ? लेह लद्दाख में लॉन्च किया है। इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन स्टेशन कहाँ है? लेह लद्दाख में लॉन्च किया है। आगे चलते हैं, इसका एनालॉग मिशन के बारे में देख लेते हैं। एनालॉग मिशन स्पेस मिशन के बारे में, पृथ्वी से परे स्थित किसी बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्ग्रहीय निवास स्थान की तरफ कार्य करता है। ठीक है, इसमें धरती पर ही अंतरिक्ष जैसा वातावरण बनाया जाता है। यह है आप लोग का एनालॉग स्पेस मिशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवना चित्र का अनावरण किया तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। याद रखना, इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह हो जाता है आप लोग का। यह आप लोग का हो जाता है 20 अक्टूबर 2024 को असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई मिशन वसुंधरा 3.0 वसुंधरा 3.0 योजना का उद्देश्य है असम के मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करना। क्या? असम के मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करना।
यह मिशन वसुंधरा 3.0 है। यह किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया? असम के मुख्यमंत्री ने शुरू किया। असम के मुख्यमंत्री का कोई नाम बता दे कमेंट बॉक्स में अगर जानता हो तो। हालांकि मैं तो जानता हूँ, ठीक, लेकिन आप लोग थोड़ा बताइए। अगला पॉइंट आप लोग का अगला है, उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में 24 से 25 अक्टूबर 2024 को आया भीषण चक्रवाती तूफान क्या था? दाना। अब ये दाना पूछा जाएगा तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में आया है, ये याद रखना। बाकी डेट वेट कभी नहीं पूछी जाएगी। दाना भीषण चक्रवाती तूफान था। अगला पॉइंट आप लोग का इस चक्रवात के बारे में बताएगा। इस चक्रवात को वो यह नाम सऊदी अरब ने दिया है। जो दोस्त एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनको पता है कि जो कोई नाम देता है, जो देश नाम देता है चक्रवात का, तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट पूछा जाता है प्रश्न, किस देश ने दिया है दाना चक्रवात का नाम? दाना किसने दिया है? सऊदी अरब ने दिया है। तो अगला पॉइंट हो जाता है, बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्नि अस्त्र को कहाँ पर लॉन्च किया गया? गंगटोक सिक्किम में। कहाँ लॉन्च किया? गंगटोक सिक्किम में लॉन्च किया गया है, ठीक है। बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्नि अस्त्र का इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग का पूछा जा सकता है। अब जो अगला है आप लोग का एरोस्पेस, क्या एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किट्स ने एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किट्स ने अक्टूबर 2024 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 1200 लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस मिशन का घोषणा की है? किस मिशन की घोषणा की है? शक्ति 60 मिशन की घोषणा की है। शक्ति 60 मिशन की घोषणा की है किसने? एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किट्स ने। याद रखना किस लिए है, यह किस लिए है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 1200 लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए। दोस्तों बार बार पढ़ने का तरीका यही है कि आप लोग को थोड़ा दिमाग में बैठ जाए और दोबारा अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। स्काई स्कैनर द्वारा अक्टूबर 2024 में जारी यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा था? तो शिलांग मेघालय था, ठीक है। शिलांग मेघालय था। किसने जारी किया है? स्काई स्कैनर ने यात्रा रुझान रिपोर्ट जारी की है। 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा था? भारतीयों का पूछ रहा है, तो कौन? शिलांग मेघालय, ठीक है। 2025 में होगा, ये पूछ रहा है 2025 में होगा, ये बताया है। अगला है सुरक्षा पर कैबिनेट मिशन। क्या सुरक्षा पर कैबिनेट मिशन की अक्टूबर 2024 को हुई बैठक में दी गई मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में कहाँ नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र विकसित किया जाएगा? तो यह आंध्र प्रदेश में विकसित किया जाएगा। कहाँ? नागाई लंका, एक सेकेंड, नागाई लंका कृष्णा जिला, यह आप लोग याद रखना, आंध्र प्रदेश में नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2024 में जारी विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्रदान की है। रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को रैंक किसने प्रदान की है? विश्व न्याय परियोजना के तहत जारी की गई है, तो 19वीं इसकी रैंक है भारत की। किसकी? भारत की, रूल ऑफ लॉ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2024 में कहाँ पर पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा किया गया? तो राजस्थान के जैसलमेर के सुधासरी प्रजनन केंद्र में। कहाँ? राजस्थान के जैसलमेर के सुधासरी प्रजनन में किया गया है पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म। इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको कहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोग का पॉइंट हो जाता है, यह आप लोग का हो जाता है हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे द्वारा कहाँ पर भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया? तो देहरादून में 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में। कहाँ? देहरादून के 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में किया गया है लेखक गांव का उद्घाटन। किसने किया? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया। अगला पॉइंट आप लोग का हो जाता है अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए घोटालों से बचाओ अभियान का प्रारंभ किया है? तो मेटा ने किया है। मेटा मतलब फेसबुक ने किया है, ठीक है। फेसबुक के सहयोग से किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न आप लोग का। फिर से जो है पढ़ देते हैं। केंद्र सरकार किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से, किसने? केंद्र सरकार ने। ये पूछ रहा है किस सोशल मीडिया के सहयोग से? तो मेटा के सहयोग से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए घोटालों से बचाओ अभियान को प्रारंभ किया, ठीक है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है घोटालों से बचाओ अभियान केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चालू किया है? तो मेटा के सहयोग से। या अगला पॉइंट आप लोग का हो जाता है, वह राज्य जहां
हाल ही में राज्य के सभी आदिवासी स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया है। तो कर्नाटक का है, कहाँ का? कर्नाटक का है, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2024 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस, सॉरी, जनवरी 2025 में, 24 मुझसे निकल गया हो सकता है, मैं तो 25 ही बोला था। जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। कहाँ किया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। अक्टूबर 2024 में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क कहाँ उद्घाटन किया हुआ? पुणे, महाराष्ट्र में उद्घाटन हुआ इसका। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, वह इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं। आप लोग का ये याद रखना कि 18वें हो रहा है प्रवासी भारतीय दिवस, तो भुवनेश्वर में हो रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2024 में कहाँ पर स्थित मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत का 13वां भारत बंदरगाह बना है ग्रेट निकोबार द्वीप की गैलीथिया खाड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में आप लोग का अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, WHO, इसका मुख्यालय बताइए कोई लोग कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोग को पता हो तो, नहीं तो मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, प्राप्त भारत की वैक्सीन जाइवैक TCV का संबंध किस बीमारी से? तो टाइफाइड से। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए, कहीं भी कभी भी पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में अपने एक निर्णय में नागरिकता अधिनियम की किस धारा को संवैधानिक वैधता प्रदान की? 6A में, किसमें? 6A में प्रदान की, इम्पोर्टेंट है। 24 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने किस देश के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया है? तो कनाडा ने भारत सरकार ने किस देश के 6 राजनयिकों को भारत सरकार ने निष्कासित किया? कनाडा के 6 राजनयिकों को। तो ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक अफ्रीकी देशों जैसे आप लोग का अल्जीरिया हो गया, मॉरिटानिया हो गया, मलावी की यात्रा के दौरान किस देश के विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो अल्जीरिया के शहीद इहादादेन अब्देल हाफिद विश्वविद्यालय द्वारा। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अल्जीरिया की राजधानी बताइए, मॉरिटानिया की राजधानी बताइए, मालावी की राजधानी बताइए। आप लोग तीनों देशों की राजधानी बताइए कमेंट बॉक्स में। और WHO का जो मुख्यालय पूछे थे वो जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो आगे बढ़ते हैं, ये 3 की बताइए, क्योंकि मुझे पीछे हुए पूछे हुए क्वेश्चन शायद न याद रहें, तो इसलिए पीछे के बता देता हूँ, आगे के पूछ लेता हूँ। अब जब कोई नया क्वेश्चन पूछूंगा तो इन तीनों के राजधानी बताऊंगा। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी किसके नाम पर? तो इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन रतन टाटा एक महान पुरुष थे, अच्छे व्यक्तित्व के आदमी थे, तो अच्छे जो है बिजनेसमैन थे, तो उनके नाम पर रखा गया। हो सकता है पूछ लिया जाए। इम्पोर्टेंट यह आप लोग का आ जाता है। DY चंद्रचूड़ की जगह किसे भारत का 91वां, पहला तो नंबर इसका इम्पोर्टेंट है, 91वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी को नियुक्त किया गया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, जितने वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट देना लगा लीजिए, कहीं भी कभी भी पूछा जा सकता है। और हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन मिलेगा रखा हुआ। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य बना तेलंगाना। तो जाति सर्वेक्षण आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों तो शुरू किए थे, लेकिन तीसरा बन गया तेलंगाना। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट आप लोग का है, लद्दाख स्थित काकसर पुल का नामकरण अक्टूबर 2024 में कारगिल युद्ध के किस कैप्टन के नाम पर रखा गया? तो अमित भारद्वाज के नाम पर रखा गया। अक्टूबर 2024 में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र IPC, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, पुष्पावाली। ठीक है, पुष्पावाली हीरोइन जो आप लोग देखे होंगे, रश्मिका मंदाना जी को, वो भी इस भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्ति हुई है। तो आप लोग सोच सकते हैं अब कौन कौन नियुक्त हो सकता है। अभिनेत्री भी नियुक्त हो सकती हैं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ब्रांड एम्बेसडर, वो भी राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर। ठीक, अक्टूबर 2024 में अरुणाचल के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद
किस उद्यान को उसकी 446वीं प्रजातियों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यहाँ पर लिखना भूल गए होंगे हम, लेकिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम को घोषित किया गया। ठीक है, अगला चलते हैं। ये मेरे ही सब पढ़े हुए हैं पॉइंट, मैं पढ़ता हूँ उसके बाद मैं सोचता हूँ कि तब बढ़ाऊँ, क्योंकि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तब बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि आप लोगों को डिस्कशन करना है तो अच्छे से डिस्कशन किया जा सकता है, क्योंकि बिना पढ़े तो हो नहीं सकता। तो पहले एक एक पॉइंट क्लियर करता हूँ, कौन सा इंपॉर्टेंट है वो आप लोग को बताते चलता हूँ। ठीक है, मेरा ही पढ़ा हुआ, मेरा ही हाईलाइट किया हुआ है, कहीं और से कॉपी पेस्ट नहीं है। अगला पॉइंट आप लोग का है, अक्टूबर 2024 में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो सिंगापुर में आयोजित की गई। आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? सिंगापुर में। 15 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर शेतकारी समृद्ध किसान स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ किया? तो देवलाली, महाराष्ट्र से बिहार के दानापुर के बीच। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बीपीएससी में रखा क्वेश्चन मिलेगा, आप ये सोच लीजिए, कहीं पूछा जाए ना पूछा जाए, बीपीएससी पीसीएस में पूछा जाएगा। 16 से 20 अक्टूबर, एक सेकंड रुक जाना, पेन चेंज कर रहे थे इसीलिए थोड़ा रोकने के लिए बोला था। हाँ, क्या है, 16 से 20 अक्टूबर 2024 के बीच फ्लाइंग फेस्टिवल आयोजित किया गया। शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल के संकलित दस्तावेजों को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मंजूरी मिली? तो ओरछा को विश्व धरोहर समिति की मंजूरी मिली है। ठीक है, ये स्टार्ट याद इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, चलिए। 11 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो हिजब उत तहरीर ने घोषित किया। किसे? हिजब और तहरीर को घोषित किया गया है आतंकवादी संगठन। अगला है, देश में पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर जिनका अक्टूबर 2024 में निधन हो गया वो कौन थे? डॉक्टर वेणुगोपाल। इसको लगा लीजिए, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी भी पूछा जाता है देश में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किस डॉक्टर ने किया था? तो डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। अब उनका निधन हो गया, तो फिर ये करंट अफेयर्स में तो आ ही गए हैं, और साथ में ये क्या हुआ है कि ये जीके में भी थे, तो इनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनना तो भाई बनता है, क्योंकि इतने बड़े शख्सियत थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या है आप लोग का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामोदय योजना का शुभारंभ किया? तो उड़ीसा सरकार ने शुरू किया। तो यह बीपीओ वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी पीसेस में तो कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। हाल ही में इसरो ने जापान के सहयोग से किस चंद्रध्रुवी अन्वेषण मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की? तो लूपेक्स मिशन को। किसे? लूपेक्स मिशन को घोषणा की, किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। याद रखना इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 12 अक्टूबर 2024 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेट को गुजरात स्थित जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया? तो अजय जडेजा को घोषित किया गया है गुजरात स्थित जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जडेजा ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में अरावती में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में इंडो टेस्टुडो एलेंगोटा कछुए की प्रजाति है। एक कछुए की कौन सी प्रजाति है? इंडो टेस्टुडा एलेंगोटा कछुए की प्रजाति देखी गई। यह IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में किस रूप में सूचीबद्ध है? तो गंभीर रूप से संकट के रूप में सूचीबद्ध है। याद रखना, यही पूछा जा सकता है आप लोगों से कि इंडो टेस्टुडा एलेंगोटा क्या है? तो कछुए की एक प्रजाति है। पहली बात तो यही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग तो यहाँ कहाँ खोजे गए? हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में देखी गई है। ठीक, तो इसको किस रूप में घोषित किया IUCN की रेड लिस्ट सूची में? तो गंभीर रूप से संकट के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यह वाला प्रश्न आप लोग का। तो अगला प्रश्न आप लोग का, छत्तीसगढ़ के जसपुर में जिले का सहुयानी गांव जहां कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं, कोरवा जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? पहला क्वेश्चन, तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, किस कारण चर्चा में रहा? ये पूछा जा सकता है, क्योंकि चर्चा में है तो पहले तो पूछा जा सकता है कोरवा जनजाति कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। आज़ादी के बाद पहली बार बिजली कनेक्शन मिलने के कारण यह
क्या रहा है, चर्चा में रहा है। कौन सी जनजाति? कोरवा जनजाति। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। क्यों चर्चित में रहा, चर्चा में रहा? आज़ादी के बाद पहली बार बिजली कनेक्शन मिलने के कारण। अब सोच लीजिए आप लोग को, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद में बिजली कनेक्शन मिल रहा है तो कितनी मतलब दयनीय स्थिति होगी अभी से, तो चर्चा में तो बनते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न आप लोग का हो जाता है कि हाल ही में संपन्न 29वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वेक्षण फिल्म का पुरस्कार जीता है, यह बताना है आप लोग का। तो विलेज रॉक स्टार, यह रीमा दास की फिल्म है, ठीक है। 29वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का में भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो विलेज रॉक स्टार। ये इसलिए दोबारा पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, इसलिए घटनासार आते ही आते धड़ाधड़ बिकती है, ठीक है। घटनासार आई है मार्केट में, ख़त्म हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दार्जिलिंग एवं पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयी प्रणाली, एक सेकंड, हाँ, दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। के पद्मजा नायडू हिमालयन प्रणाली उद्यान के किस कार्यक्रम को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम वाजा, जिसे कहते हैं, कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया? तो लाल पांडा कार्यक्रम को चुना गया। इसे भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो कह रहे हैं एक एक पॉइंट आप लोग का, एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए वन लाइनर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया? अब ये भी सोच लिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अगर 26 पेज ये कर लेते हैं तो 26 पेज मान के चलिए आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अगर अदर चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन पूरी बुक आप लोग को 200 के 7 पेज आप लोग को डिस्कशन कराने हैं, तो डिस्कशन कराने हैं। तो पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। आगे बढ़ते हैं। 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय बता ही चुके, जिनेवा स्विट्जरलैंड में भारत को किस बीमारी से पूर्णतः मुक्त होने का प्रमाण पत्र दे दिया है WHO ने? तो आँखों का ये एक बीमारी हुआ करती थी, ट्राइकोमा, तो उसको भारत मुक्त हो गया इस बीमारी से, और उसको WHO ने प्रमाण पत्र दे दिया। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक आप लोग का आ जाता है, एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे ऊंचे 4300 मीटर इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया आप लोग इसको यह बताना, हेनले लद्दाख में किया गया। कहाँ किया गया? हेनले लद्दाख में किया गया। इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, क्योंकि एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का उद्घाटन हुआ कहाँ? हेनले लद्दाख में। हानले लद्दाख में हुआ, हेनले नहीं, हानले लद्दाख में। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोथल समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दी? तो लोथल से आप लोग का गुजरात, याद रखना, गुजरात इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग के लिए एक मोटिवेशन कोट है। मोटिवेशन कोट ये है कि ज़िंदगी तो सिर्फ अपने दम पर जी जाती है। ज़िंदगी तो अपनी सिर्फ अपने दम पर जी जाती है, दूसरे के कंधों पर सिर्फ जनाजे उठा करते हैं, ठीक है। तो जितना जोर लगाना है उतना जोर लगा दीजिए PCS में या RO में, या आप लगा दीजिए TRE में, या लगा दीजिए BPSC PCS में, या लगा दीजिए हाई कोर्ट ग्रुप C में। अपना दम लगाइए और सिलेक्शन लीजिए। कारण ये है कि बाद में दिक्कत इतनी होती है, इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप लोग सिलेक्शन ले नहीं सकते और फिर आप लोग कुछ कर नहीं सकते। तो बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले पॉइंट की तरफ अपने, और क्योंकि पढ़ना भी ज़रूरी है, पढ़ाना भी ज़रूरी है, तो दोनों चीज़ें साथ में हम तो कर ही रहे हैं, और आप भी साथ में पढ़ते रहिए और साथ में दोहराते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 7 अक्टूबर 2024 राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ विश्व स्तरीय सेवाओं की स्थापना के उद्देश्य से किस नीति की घोषणा की? हमसफ़र नीति की घोषणा की किसने? नितिन गडकरी जी ने की है। बस याद रखना, इतना याद रखना, बस काम खत्म। यह आप लोगों का अगला पॉइंट हो जाता है। अक्टूबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत कौन सा है? तो INS निर्देशक है। कौन सा? INS निर्देशक है आप लोग का नौसेना में शामिल होने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का पॉइंट हो जाता है कि 2017 में एक साथ रिकॉर्ड 2104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने वाला वह रॉकेट जो अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर नष्ट हो गया, तो PSLV 37 है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे आप लोग का हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को 2 अक्टूबर 2024 को क्या होता है ये बताइए आप लोग। शहरों में जल और सीवेज प्लांट के लिए किस मिशन की शुरुआत की? तो मिशन अमृत 2.0 की शुरुआत की। किसकी? मिशन अमृत 2.0 की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला पॉइंट आप लोग का हो जाता है 3 से 5 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण एवं वन्य जीव पर 12वीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस पर नई दिल्ली में आयोजित किया गया? पहली बात तो यह है। पर्यावरण एवं वन्यजीव 12वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण की थीम वेटलैंड फॉर लाइफ इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए। नई दिल्ली में आयोजित हुई फिल्म का नाम क्या है, सॉरी थीम का नाम क्या है? तो वेटलैंड फॉर लाइफ। ठीक है, जो फिल्म महोत्सव आयोजित हुआ है नई दिल्ली में उसकी थीम थी वेटलैंड्स फॉर लाइफ। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है किसी भी वनडे एग्जाम में, तो ये आप लोग का जीए में आएगा, जनरल अवेयरनेस में आएगा। तो गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी का प्लांट का उद्घाटन किया गया कहाँ? रांची झारखंड में किया गया। तो ये आप लोग का जीएसएससी जेटेट हो गया आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने किया तो यूपीपीएससी में भी पूछा जा सकता है और यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। 30 दिसंबर से 3 दिसंबर 2024 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुवाहाटी असम में किया गया। कहाँ? गुवाहाटी असम में। इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। पीसीएस में ये डेट पूछी जा सकती है। 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित हुआ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस महोत्सव कहाँ? गुवाहाटी असम में। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को कहाँ पर बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो पोहर देवी वाशिम महाराष्ट्र में। पोहर देवी वाशिम महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बंजारा विरासत संग्रहालय। अच्छा, 2 बार पढ़ने, मैं तो पढ़ लूँ जैसे ऐसे पढ़ सकता हूँ। हाल ही में पश्मीना ऊन के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश की जीआई टैग प्रदान किया गया? किस? तो लद्दाख को प्रदान किया गया है। ठीक है, भारत ने सितंबर 2024 में देश में पहला और राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका के साथ। ऐसे पढ़ सकता हूँ, एक एक लाइन पढ़ सकता हूँ। दोबारा पढ़ने का मतलब यही है कि आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, याद रखना, देश में पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र का नाम क्या है? ये पूछा जाएगा, तो शक्ति नाम है। तो पूछा जा सकता है, प्रश्न में आ सकता है शक्ति क्या है? तो आप लोग का देश में पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर है। शक्ति का स्थापित करने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न पश्मीना आया आप लोग का, तो लद्दाख मार के आना, ठीक हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला कार्बन तटस्थ कृषि फार्म हाल ही में घोषित किया गया, तो केरल के अलुवा स्थित एक बीज फार्म को घोषित किया गया है। देश का पहला कार्बन तटस्थ कृषि फार्म, ठीक, केरल के अलुवा स्थित एक बीज फार्म को घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देश का वह एयरपोर्ट जहां 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन चलाए जाने की घोषणा हाल ही में की गई, कहाँ? दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक, तो पहली एयरपोर्ट, देश का वह एयरपोर्ट जहां 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की गई, तो दिल्ली एयरपोर्ट में। गहरे समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए 25 सितंबर 2024 को भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किए। इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2024 के अंतिम सप्ताह IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024 में भारत की समग्र रैंकिंग क्या थी? 98वीं रैंकिंग थी। क्या? 58th रैंकिंग थी। इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। सितंबर 2024 में जारी QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? किसे? IIM बेंगलुरु को 53वां स्थान मिला। IIM बेंगलुरु को IIM बेंगलुरु को मिला है। ठीक है, QS ग्लोबल MBA रैंकिंग में 2025 की रैंकिंग जारी हुई, तो उसमें मिला है, ठीक, शीर्ष स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, अच्छा नितिन गडकरी जो बहुत ईमानदार नेता हैं,
आप लोग को पता ही होगा, इनका बोलना और इनकी जो है ईमानदारी बहुत अच्छी लगती है। कहाँ पर भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया गया? तो NH-44 नागपुर में किया गया। कहाँ? NH-44 नागपुर में किया गया। इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑक्सीजन बर्ड पार्क पूछा जाए तो NH-44 नागपुर में किया गया, तो अमृत महोत्सव पार्क जिसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फ्रांस की दसाल्ट कंपनी दसाल्ट एविएशन है, तो भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए कहाँ पर MRO सुविधा स्थापित करेगी? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में करेगी। तो यह PCS के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो फ्रांस की कंपनी है दसाल्ट एविएशन, भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए कहाँ पर MRO सुविधा स्थापित करेगी? नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट वाइज है, तो पॉइंट वाइज आप लोग का करंट अफेयर्स जल्दी फिनिश करना। 26 पेज है, देख लीजिए। 35-40 मिनट हो रहा है सिर्फ 2 पेज में। हाल ही में देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बना है, महाराष्ट्र बना है। कौन? महाराष्ट्र बना है। राज्य माता देने दर्जा दिया है गाय को। अक्टूबर 2024 में किस राज्य ने लू या हीट वेव, जिसे हीट वेव भी कहते हैं, कि प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? किस राज्य ने लू या हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने घोषित किया। इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए आप लोग का अब दूसरा जो ऐड करने के लिए बोले थे कि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो आप लोग का यही है। तो अच्छा, ऊपर जो लिखा हुआ है इसलिए लिखा हुआ है कि पढ़ाते पढ़ाते मैं कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ, तो आप लोग के लिए यहाँ पर लिख लिया है अपनी सुविधा अनुसार, आप लोग के लिए सुविधा के लिए। तो MSME का फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है, इसको याद रखना, क्योंकि ये अभी उसमें आएगा, क्या कहते हैं, इसमें आएगा एक्सप्लेन में। उत्तर प्रदेश की समसामयिकी है आप लोग की, या देख लीजिए, साथ में ऐड कर लिख रखा है। 2-2 पेज कंप्लीट करवाएंगे, 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। 5 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगी। हो सकता है एक दिन में आप लोग की 2 क्लासेस भी आ जाए, तो आप लोग इंजॉय करना, स्किप ना करना, क्योंकि जल्दी आप लोग की फिनिश हो जाएगी, रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति, क्या उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 आई थी? कब आई थी? योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह डिजिटल मीडिया नीति आई थी 23 अगस्त 2024 को। इसकी डेट भी पूछी जा सकती है, ठीक, डिजिटल मीडिया की। तो कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप ये देख लीजिए कि अगर आप लोग अभद्र, आपत्तिजनक या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालते हैं तो कानूनी कार्यवाही का प्रावधान कर दिया गया है इसमें, यह याद रखना आप लोग की। और जैसे आप लोग की सोशल मीडिया है, ठीक है, तो काम करने वाली एजेंसी व फर्म के लिए विज्ञापन की व्यवस्था की जाएगी। जैसे आप लोग को विज्ञापन देना है, तो यहाँ पर जो है फर्म की व्यवस्था की गई है। अगर आप लोग अभद्र, आपत्तिजनक या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालते हैं तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। याद रखना आप लोग, इम्पॉर्टेंट है ये आप लोग के, हालांकि एग्जाम में भले ना पूछा जाए, लेकिन आप लोग की जानकारी के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रदेश सरकार की जन कल्याणी लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी, उसके लाभ को लोगों तक डिजिटल या सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने के लिए यह नीति लाई गई। तो इसमें पैसे भी मिलेंगे आप लोग को। इसमें कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं ये आप लोग को बता देते हैं। एक्स ट्विटर आता है, फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, यूट्यूब आता है, ठीक। तो ये आप लोग के प्लेटफॉर्म आते हैं भारत के। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा आप लोग को बता दिया जाएगा। तो इसमें क्या 4 श्रेणियाँ रखी गई हैं। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब में प्रत्येक को सब्सक्राइबर व फॉलोअर्स के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनको पैसे भी मिलेंगे अगर सरकार की योजनाओं का और चीज़ें स्प्रेड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उनको मिलेंगे। जैसे आप लोग के पहले आप लोग का अगर 4 श्रेणियाँ हैं, तो एक है आप लोग की 5 लाख की है, दूसरी 4 लाख की है, तीसरी आप लोग की 3-3 लाख की, तीसरी और चौथी 3-3 लाख की निर्धारित किया। प्रति माह आप लोग को मिलेंगे पैसे, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हैं, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स होल्डर, संचालक और इन्फ्लुएंसर प्रभाव रखने वाले, जिनके सब्सक्राइबर अच्छे खासे हैं और लाइक और आते हैं और व्यूज़ आते हैं, तो उनके लिए है यह चीज़। ये चीज़ भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा यह है 5 लाख, 4 लाख, 3-3 लाख रुपए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट, अब देख लीजिए है क्या क्या। यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए है। सोच लीजिए, अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। मतलब अब इनकी बुराई कम और बड़ाई ज़्यादा होगी। इनकी जो है योजनाओं का लाभ ज़्यादा बताएगा, क्योंकि इनको इन्फ्लुएंसर को भी पैसा चाहिए। पैसे के लिए वो यूट्यूब पर चैनल बनाया हुआ है और यूट्यूब पर
यानी बात वो चैनल चला रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ा रहा है, तो वो चीज़ें हैं। और योजनाएं ज़्यादा बताएगा, पॉडकास्ट जो करते हैं, तो देख रहे हैं आज लोग क्या चल रहा है आजकल यूट्यूब पे। तो वही है चीज़ें, सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। पहले क्या था, पहले ये था कि अगर आप लोग सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट डालते थे तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती थी। एक धारा थी, 2 धाराएँ थी, कौन-कौन सी, आईटी एक्ट की धारा 66 ई थी और 66 एफ थी, के तहत कार्रवाई की जाती। लेकिन अब क्या हुआ, अब प्रदेश सरकार पहली बार ऐसे मामलों पर नियंत्रण की नीति ला रही है। और नीति पास भी हो गई है, कैबिनेट बैठक में पास भी कर दी है, तो वो आ रही है। तो यही है कि पहले यहाँ से होता था, अब यहाँ से कंट्रोल होगा सरकार से। बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं धीरे-धीरे। दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद। मतलब ऐसा कौन-सा गुनाह कर दिएगा, अगर सोशल मीडिया पर कोई चीज़ आपत्तिजनक पोस्ट भी डाल देता है, तो इतनी बड़ी गुनाह नहीं हो जाता है कि उसे उम्र कैद की सज़ा दी जाए। हो सकता है मैं आपका फ़ोन किसी और ने ले लिया हो, या गिर गया हो, या चोरी हो गया हो, आप लोग ना कंप्लेन करवा पाएँ, और उसके बाद में उसी सो आपके अकाउंट से हैक करके आप आपत्तिजनक पोस्ट कर दें, तो आप लोग को उम्र कैद हो जाएगी। तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ेगी कि सरकार को कहाँ-कहाँ से लूप होल बन सकते हैं। 3 साल की सज़ा भी है, विरोधी गतिविधियों में अगर है तो उम्र कैद की सज़ा है, ठीक है? तक की सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा क्या है, अभद्र और अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना भी करना पड़ सकता है। और अगला आप लोग का पॉइंट है, प्रदेश के, यह इम्पोर्टेंट है आप लोग का, प्रदेश के 5 शहरों को आईटी सिटी बनाने का प्रस्ताव। योगी सरकार अब प्रदेश को ग्लोबल आईटी हब की का भी एक ब्रांड बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। तो प्रदेश के 5 शहर हैं, प्रदेश के 5 शहर सिटी आईटी सिटी बनाने का प्रस्ताव जारी किया है 5 शहरों में। 5 शहर कौन-कौन से, यह इम्पोर्टेंट है और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। पहला तो आप लोग का गौतम बुद्ध नगर है, दूसरा आप लोग का लखनऊ है, तीसरा कानपुर है, चौथा आप लोग का वाराणसी है, पाँचवा आप लोग का प्रयागराज है। अच्छा, अब 5 शहरों को आईटी सिटी बनाने का प्रस्ताव पास तो किया है, लेकिन कैसे किया है आप लोग आगे देख लीजिए। आगे भी पॉइंट आप लोग का एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या है, इसमें आप लोग का है, गौतम बुद्ध नगर को आईटी और आईटीईएस का हब, लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लखनऊ को क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर को आईटी और आईटीईएस का फुल फॉर्म नीचे लिखे हुए थे हम, ये लिखा हुआ है आप लोग का। आईटीईएस का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, ठीक है, यह आईटीईएस का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यह गौतम बुद्ध नगर को बनाया जाएगा। और लखनऊ को क्या बनाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाया जाएगा। और मशीन लर्निंग या बीपीओ में चैप्टर भी है, तो बीपीओ वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लखनऊ को हब बनाया जाएगा। कानपुर को किस लिए हब बनाया जाएगा, ड्रोन और रोबोटिक्स के लिए हब बनाया जाएगा। वाराणसी और प्रयागराज को इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया जाएगा। तो ER&D, ठीक है, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंटर हब के रूप में विकसित किया जाएगा। बस यही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए। आगे बढ़ते हैं, आप लोग जितना इंपॉर्टेंट था उतना बता दिए गए हैं। आगे से आगे कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। ये एक सलाहकार समिति, जैसे क्या हो जाए, राज्य स्तरीय आईटी सलाहकार समिति का गठन होगा, बस यही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आप लोग का पॉइंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश में दुनिया के पहले एशिया किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो ये देख लीजिए, आदित्यनाथ ने क्या किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 6 सितंबर 2024 को गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपियरगंज रेंज के महाराजगंज, तो गोरखपुर का वन क्षेत्र, जैसे ये क्षेत्र आता है, ठीक, इसमें एक आ जाता है कैंपियरगंज रेंज आ जाती है, यहाँ पर जैसे रेंज हो जाएगी इसके प्रभाव क्षेत्र में गोरखपुर के। तो कहाँ है, महाराजगंज जिले में है स्थित भारी वैसी में स्थापित दुनिया का पहले एशियाई जटायु राजगिद्ध रेड हेडेड वल्चर संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र JCBC का उद्घाटन किया गया, ठीक है। याद रखना कहाँ किया गया है, बस यही इम्पोर्टेंट है और कहीं नहीं। महाराजगंज जिले में स्थित भारी वैसी में, बस ये इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। आगे चलते बढ़ते हैं और इसका एरिया देख लीजिए। महाराजगंज जिले में 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। क्या 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। यहाँ पर गिद्धों के लिए विभिन्न पिंजड़े बनाए गए हैं, जिसे एशियाई किंग गिद्धों की एक अस्थायी आबादी बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, यह पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट नहीं था। इस प्रजाति के गिद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित हैं और प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN रेड लिस्ट द्वारा 2001 में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। सोच लीजिए,
यह गिद्ध गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है, यह स्टेटमेंट के रूप में आएगा, बाकी वनडे एग्जाम में पूरी चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, अब आगे पॉइंट आएगा, भारत में पशु चिकित्सा नसाइड है एक NSAID डाइक्लोफेनिक, क्या डाइक्लोफेनिक के व्यापक प्रयोग के कारण हाल के वर्षों में इनकी संख्या में भारी कमी हो गई। तो इस पशु चिकित्सा नसाइड डाइक्लोफेनिक एक दवाई थी, ठीक है, तो उसके प्रयोग से आप जटायु में गिद्धों में उसमें कमी हो गई, क्योंकि गिद्ध क्या खाते थे, मांस खाते थे। यह पशु चिकित्सा में उपयोग की जाती है, जब गिद्ध मरते थे तो खा लेते थे, यही डाइक्लोफेनिक गिद्धों में चली जाती थी, तो मृत्यु का कारण बन जाती थी। तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में फॉरेस्ट्री कॉलेज खोलने की घोषणा की। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फॉरेस्ट्री कॉलेज कहाँ खुलेगा, गोरखपुर में। आगे आप लोग का पॉइंट हो जाता है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना की घोषणा की है। ठीक, याद रखना इम्पोर्टेंट है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2024 को की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई थी। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, 10 लाख नए MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोग का, कितने, 10 लाख। और सरकार को मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 50 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की उम्मीद है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट, 10 लाख नए MSME स्थापित किए जाएंगे। और मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2024 को। ठीक, याद रखना, बस इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, इंपॉर्टेंट है जो बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट आप लोग का है एक जिला एक विश्वविद्यालय योजना। एक जिला एक विश्वविद्यालय योजना आप लोग की है, यह योजना इंपॉर्टेंट है। तो एक जिला एक विश्वविद्यालय योजना ये लोग बनाते हैं, एक जिला एक विश्वविद्यालय योजना, एक देश एक इलेक्शन। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एक एक पर आधारित है, लेकिन छात्रों के एग्ज़ाम को इन्होंने मजाक बना के रख दिया। यूपी PCS का एग्ज़ाम बोल रहे थे 2 शिफ्ट में लेंगे और नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, RO का 2 शिफ्ट में लेंगे, नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। तो सब चीज़ 2 शिफ्ट में चल रही। छात्रों के साथ में इतना अन्याय हो रहा है, कुछ कहने को नहीं। छात्र सड़कों पे उतरे, इतना संघर्ष किया, ना तो छात्र रह जाता है संघर्ष करने के बाद में, और उसको इतने प्रताड़ना झेलनी पड़ जाती है, कुछ कहने को नहीं। बहुत दुख देते हैं लोग। खुद का एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक इलेक्शन, ठीक है, सब चीज़ें एक एक कर रहे हैं, वो DOP घोषित कर रहे हैं। तो सब समस्या वाली बात है कि एक जल्दी क्यों नहीं सिलेक्शन न देते हैं, ना एग्ज़ाम कराते हैं जल्दी। एक साल बीत जाता है, RO का 1 साल पूरा बीतने वाला है। एक जिला एक विश्वविद्यालय योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश के राज्य के सभी 18 मंडलों में विश्वविद्यालय हैं। ठीक, लेकिन अब क्या है, हर एक जिले में एक विश्वविद्यालय होगा। 75 जिले हैं, 75 विश्वविद्यालय। तो सहारनपुर में माँ शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय पहले से संचालित है। याद रखना, वैसे पूछा जाता है, पूछा गया है कितनी बार कि माँ शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो सहारनपुर में है, इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही मुरादाबाद में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है, देवीपाटन में मंडल में माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय है, मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का काम चल रहा है। याद रखना आप लोग, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोग आ जाइए, आजमगढ़ है, जैसे आप लोग का आजमगढ़ में क्या है, महाराज सुहेलदेव विश्वविद्यालय, और अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय कार्यरत है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, सुहेलदेव विश्वविद्यालय पूछा जाता है, अप्रयाग आजमगढ़ में। अब आप लोग का आ जाता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में है उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए। 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए, याद हम लोगों को करना पड़ रहा है। तो स्मृति ईरानी जी अमेठी से चली गई, वहाँ के प्रस्ताव दे गई थी और बदल दिए, बाद में बदले, जब वो हार गए तब बदले गए। उनको फ़ायदा भी इलेक्शन में नहीं मिला, और इलेक्शन के चक्कर में उन्होंने दिया था प्रस्ताव, याद हम लोगों को करना पड़ेगा। हालांकि मजाक कर रहा हूँ, ये नहीं है। लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम का आधिकारिक तौर पर नाम परिवर्तित कर दिया गया। तो अमेठी आता है लखनऊ मंडल के अंतर्गत। ठीक है, अमेठी के हैं, स्मृति ईरानी थी वहाँ के सांसद, पूर्व लोकसभा सांसद, ये तो बता ही चुके हैं। ठीक, नए स्थानीय नाम जो पौराणिक स्थल और महापुरुषों के नाम पर रखे जाएंगे। उन्होंने प्रस्ताव कब दिया था, ये सोच लीजिए।
प्रस्ताव दिया था फरवरी में और मिली है मार्च में 2024 में मिली है, क्योंकि वो आचार संहिता लागू थी। तो सॉरी, पेन गिर गया थोड़ा। आचार संहिता लागू थी तो उन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पाई उस कारण से। तो पौराणिक स्थलों और महापुरुषों के नाम पर रखने की योजना थी इनकी, लेकिन इलेक्शन हार गए। अब क्या रखने से क्या मतलब, उनका फ़ायदा नहीं मिला। अब परिवर्तित स्टेशन नामों की सूची देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है कि कासिमपुर हाल्ट का नाम बदलकर जायस शहर कर दिया गया है और जायस का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ कलिकन धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बानी का रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया है। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी के नाम पर कर दिया गया है। तो ये आप लोग मोस्ट, अगर ये पूछा जाएगा यूपी में पूछा जाएगा तो इम्पोर्टेंट है। बाकी पीसेस में एक से सूची दे देंगे, इधर कहेंगे मिलाओ, हम लोगों के लिए आफत कर देंगे। अकबरगंज माँ अहोरवा भवानी धाम, ठीक। माँ अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या रख दिया गया माँ अहोरवा भवानी धाम, ठीक। वजीरगंज हाल्ट का नाम रख दिया गया अमीर शहीद भाले सुल्तान। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया तापेश्वर नाथ धाम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है लगभग, जहाँ जहाँ अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़ते हैं तो इम्पोर्टेंट है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट। गोरखपुर में पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल खोला गया है। तो 7 सितंबर 2024 को गोरखपुर में खाद कारखाना परिसर में पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया गया। सिर्फ इतना पूछा गया कहाँ किया गया है, गोरखपुर में किया गया। किसने किया? जगदीप धनखड़ जी ने किया। बस इतना पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इसके वो हैं, इसको क्या कहते हैं, छात्रावास हैं, तो उनके नाम रखे गए हैं। उनके नाम ये किस क्लास तक है पहले ये देख ले, 6 से 12 तक है। बालक बालिका दोनों आवासीय व्यवस्था के तहत शिक्षा प्रदान करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों का। 4 सदन है क्या, छात्राओं को स्कूल में छात्र छात्राओं के 4 सदनों में हॉस्टल में रखा गया है। तो 4 सदन कौन कौन से ये देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। पहला आप लोग का शहीद भगत सिंह, दूसरा है शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरा है शहीद बंधु सिंह और चौथा है आप लोग का रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया, ठीक। तो भगत सिंह, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी के नाम पर, बंधु सिंह के नाम पर और रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, सूची में दे देगा मिलाने के लिए या कहीं भी पूछा जा सकता है। और इसमें सारे खेल हैं, बास्केट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, ये सब खेले जाएंगे। अगला देख लेते हैं। कानपुर के हैलेट में प्रदेश का पहला स्किन बैंक खोला गया। तो कहाँ खोला गया? कानपुर के हैलेट में खोला गया। तो कानपुर के हैलेट अस्पताल है, हैलेट सिर्फ नहीं, हैलेट अस्पताल के निर्माणाधीन बर्न वार्ड में स्किन बैंक खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो जैसे देह आप लोग क्या करते हैं, शरीर की त्वचा दान करते हैं, ठीक है, तो उसको रख दिया जाएगा। जो जलेंगे, जो जैसे जल जाते हैं या कभी कभी जला दिए जाते हैं और बच जाते हैं, बाई मिस्टेक जल जाते हैं, तो उनकी क्या क्या करेंगे, स्किन जख्मों के लिए उसको भरने के लिए उसको यूज करेंगे, जो उसकी त्वचा होगी। उस स्किन बैंक इसीलिए उसको रखने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट दिया भी है, जैसे इसमें जख्म जल्दी भरते हैं। युवा दधीची दान संस्थान ने त्वचा दान के लिए भी अभियान शुरू किया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ आ जाइए आप लोग, अगला आप लोग देख लीजिए। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है आप लोग का। देश का पहला स्किन बैंक कहाँ है? 1972 में खोला गया था, वाडिया चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में, मुंबई में, ठीक है। देश का पहला स्किन बैंक, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो अब ये भी पूछ लिया जाएगा कि देश का पहला खोदेंगे, निकाल के क्वेश्चन खोद लेते हैं ना ये लोग, यूपीपीएससी वाले और यूपीपीसीएस वाले खोद लेते हैं। एक नया क्वेश्चन बना, पुराने क्वेश्चन खोदेंगे। तो देश का पहला स्किन बैंक 1972 में वाडिया चिल्ड्रंस हॉस्पिटल मुंबई में खोला गया। अगला पॉइंट आप लोग का, अगला डिस्कशन करने वाला पॉइंट है, प्रदेश में स्टेट कैपिटल रीजन। क्या स्टेट कैपिटल रीजन? ये सीआर के गठन को निर्णय लिया गया। जैसे एनसीआर है वैसे एससीआर आएगा। तो एससीआर में क्या होगा? स्टेट कैपिटल रीजन होगा। जैसे क्या होता है, कैपिटल के आसपास, जैसे लखनऊ है, लखनऊ के आसपास के ज़िले के जो क्षेत्र हैं उनको किया जाएगा, एससीआर में शामिल किया जाएगा। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र एनसीआर में शामिल हैं, वैसे ही है। तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ व उसके आसपास के क्षेत्रों में जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव के चलते इन क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए? सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय राजधानी दिल्ली की एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन जिसे कहते हैं, की तर्ज पर
प्रदेश में भी स्टेट कैपिटल रीजन SCR का गठन को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। इन्होंने क्या किया था, स्मार्ट सिटी योजना लाई थी, वो तो लुप्त हो गई है लगभग, और ये आई है SCR, तो हालांकि ये योगी आदित्यनाथ जी की है, वो तो कुछ ना कुछ करेंगे ही। राज्य की राजधानी लखनऊ में अतिरिक्त सीमावर्ती 5 अन्य जिले, हरदोई जैसे हो गया आप लोग का, सीतापुर हो गया, उन्नाव हो गया, रायबरेली हो गया, बाराबंकी हो गया, ये सब क्या है, लखनऊ से लगे हुए ज़िले हैं। तो इनको क्या किया जाएगा, UPSCR उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन, इसका नाम है पूरा UPSCR पूछा जाएगा। तो UP का मतलब उत्तर प्रदेश, S का मतलब स्टेट, C का मतलब कैपिटल और R का मतलब रीजन, ये याद रखना आप लोग। नाम दिया गया है, इस UPSCR नाम दिया गया है। ये ज़िले आते हैं, 5 ज़िले कौन कौन से आते हैं फिर से देख लीजिए आप लोग। 5 ज़िले कौन कौन से, हरदोई है, सीतापुर है, उन्नाव है, रायबरेली है, बाराबंकी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में के ये सब छोड़ दीजिए, लखनऊ के 2528 वर्ग किलोमीटर, इसका सीतापुर का इतना, ये नहीं आएगा। अब बता देते हैं आएगा का, ये आएगा। इस प्रकार UPSCR का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, ये होगा 27,826 वर्ग किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट होगा, बाकी आप लोग पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट वो नहीं है। कुल क्षेत्रफल आता है 27,826 वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं। हाँ इसके अध्यादेश की स्वीकृति मिल गई। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक, तो अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। UPSCR तो गठन किया जाएगा, और इसके लिए किसका गठन किया जाएगा, UP स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का, UPSCR DA का गठन किया जाएगा। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन होंगे, अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री जी होंगे। क्या होंगे, मुख्यमंत्री जी। और इसके उपाध्यक्ष कौन होंगे, मतलब वाइस चेयरमैन कौन होंगे, तो मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं इसके उपाध्यक्ष होंगे। और प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ होगा, लखनऊ में होगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इतना तो इम्पॉर्टेंट है ही है, आप लोग इम्पॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि ये पूछा जाएगा कन्फर्म है PCS में, और चाहे RO में, दोनों में से आएगा ही आएगा, छूटेगा नहीं प्रश्न। मेरठ में राज्य की पहली एकीकृत हरित सड़क, तो हरित सड़क मेरठ में राज्य की पहली एकीकृत हरित सड़क है। 24 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हरित सड़क और संरचना विकास योजना, जिसे CM ग्रिड्स के तहत कहते हैं, के तहत राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क मेरठ में निर्मित की जाएगी। इंपॉर्टेंट बस इतना है, मेरठ में हर राज्य की पहली एकीकृत हरित सड़क शहरी सड़क का निर्माण किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बस यही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ ये देख लीजिए कितने किलोमीटर की है, 2.15 किलोमीटर से अधिक लंबी होगी। ठीक है, थोड़ा बहुत अधिक होगी। जून 2026 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, और 40 करोड़ रुपए लागत आएगी। CM ग्रिड्स 10 मीटर से 45 मीटर की चौड़ाई वाले सड़क खंडों पर लागू किया जाएगा। जो जैसे ये चौड़ाई है 10 मीटर से 45 मीटर की चौड़ाई, उस पर लागू किया जाएगा। ठीक है, CM ग्रिड्स। ये आप लोग का आ जाता है अगला। नोएडा ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट बना है। तो गौतम बुद्ध नगर का नोएडा कमिश्नरेट को आधिकारिक तौर पर ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है, ये भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि क्या किया है, यह आप लोग अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए असाधारण पुलिस सेवाएं देने के लिए कमिश्नरेट की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इम्पॉर्टेंट है, इसलिए रॉयल इम्पैक्ट सर्टिफिकेशन लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये पूछा नहीं जाएगा कहीं, बस इतना पूछा जाएगा कौन सा कमिश्नरेट है, या तो नोएडा का है, बस इतना पूछा जाएगा, और कुछ पूछा नहीं जाएगा। और किस लिए दिया जाता है, विश्व स्तरीय सेवाओं, कुशल समस्याओं समाधान प्रणालियों और मजबूर प्रशासनिक प्रथाओं को मान्यता देता है। ठीक, आगे बस यही तक आप लोग की आज करंट अफेयर्स थी, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। जितना इंपॉर्टेंट था वो डिस्कशन कर दिया जाएगा। आगे की जब कल क्लास मिलेगी तो उसमें आप लोग के डेज और थीम उसमें ऐड रहेंगी, क्योंकि हो सकता है 1 महीने की डेज और थीम ऐड रहे, हो सकता है 10 दिन की ऐड रहे। थोड़ा थोड़ा आप लोग को डिस्कशन करते रहेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा। जब तक कि आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, धीरे धीरे आप लोग के चैप्टर ऐड करते जाएंगे, और क्लास का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे। तो जो समझाया पहले क्लास में वो समझा चुके हैं, अब आगे समझाने की ज़रूरत है नहीं। कैसे क्लास चलेगी, क्या क्या इसमें मिलेगा आप लोगों को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।